6 महीने बाद कोरोना फिर 81,000 पार। जहां बड़ी लापरवाही वहां लॉकडाउन लौटा। अब मंडी के अंदर कौन रूल फॉलो कर रहा है? दुकानदारी करे, मास्क लगाए, बताओ। बड़ों बड़ों पर भारी कोरोना। दो 2021 का डबल अटैक वाला वायरस। बच्चों को क्यों हो रहा है कोरोना? 2021 में 2020 से भी बड़ा खतरा। ये सबसे बड़ा सवाल है कि 21 में क्या 20 से भी बड़ा खतरा? 24 घंटे में आप हैरान हो जाएंगे, कोरोना के 81,466 नए केसेस सामने आ चुके हैं, 80,000 से ज्यादा। पिछले साल सितंबर में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित सामने आए थे। पिछले साल सितंबर, मतलब आप सोचिए 6 महीने बाद पहली बार फिर से इतने ज्यादा कोरोना के केसेस। 6 महीने पहले आए थे इतने केसेस, अब 6 महीने बाद फिर से उतने केसेस। अगर पिछले 1 महीने से हम तुलना करें तो कोरोना के नए केसेस 500% तक बढ़ गए। डबलिंग रेट जो है ना, बहुत बहुत तेज हो गया है। लगातार मामले डबल हो रहे हैं, 10-10 हजार बढ़ रहे हैं। 71,000, 72,000 कल, आज 82,000। कोरोना से मौत का आंकड़ा 400% बढ़ गया है। तो ये कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है। और कोरोना को लेकर आपके जहन में जितने भी सवाल हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उन तमाम सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने की। इस वक्त मेरे साथ जो मेहमान हैं उनको पूरा देश आज सुनना चाहेगा। हमारे साथ एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। सर, थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला सर जी न्यूज़ के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सवाल कुछ नहीं, बस लोग डरे हुए हैं सर, ये कोरोना की दूसरी वेव कितनी खतरनाक, कितना डरे, कितना बचे, क्या आप उसके बारे में हमको बता सकते हैं? लोग डरे हुए हैं। स्थिति तो ठीक नहीं है और खतरे की घंटी तो बज रही है कि हमारे केसेस एकदम बढ़ रहे हैं। और अगर हम देखें तो जो हम कहते हैं रेट ऑफ राइज, वो ज़्यादा स्टीप है। पहले 80,000 केसेस पहुंचने में हमें कई हफ्ते लगे थे। इस दफ़ा कुछ दिनों में ही हमारे केसेस एकदम इतने बढ़ गए हैं। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा सख्ती की ज़रूरत है। और ये जो केसेस बढ़े हैं, इसके कई कारण हैं, इसलिए लोगों को बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे पहला कारक ये है कि जब हमारे केसेस जनवरी फरवरी में कम हुए थे तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि कोविड ख़त्म हो गया, अब हमें कोई कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोरोना कहीं गया नहीं था, वायरस अभी भी हमारे बीच था। और जैसे जैसे लोगों ने मास्क लगाना बंद किया, पार्टीज करनी शुरू की, फंक्शन हुए, कई और ऐसे इवेंट्स हुए जहाँ पे लोग इकट्ठा होना शुरू हुए, तो वायरस एकदम फैलना शुरू हुआ। उसके साथ साथ हम तब भी यही सुन रहे थे कि बाहर वेरिएंट्स हैं, यूके वेरिएंट है, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है, ब्राज़ीलियन वेरिएंट है। और ये पता था कि जो यूके वेरिएंट है वो ज़्यादा इन्फेक्शियस है, वो ज़्यादा जल्दी फैलता है। तो अगर हम ऐसा एक माहौल बनाएं जहाँ पे हम सब लोग इकट्ठे हों और हम वायरस को फैलने दें और यूके वेरिएंट वहाँ पे हो, तो एकदम सब लोगों में फैल जाएगा और केसेस एकदम बढ़ेंगे। और यही हुआ है कि हम देख रहे हैं कि कई एरियाज में केसेस एकदम बढ़े हैं। और अब हमें ज़्यादा सख्ती करने की ज़रूरत है। हर एक व्यक्ति को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, क्राउड अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। हमें वायरस को आगे फैलने नहीं देना, उसको रोकना है। और जो हम पहले कर रहे थे 6 महीने पहले, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, आइसोलेशन, कंटेनमेंट जोन्स, वो फिर से बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि इन सारी चीज़ों में काफ़ी हद तक लापरवाही हो गई है। डॉक्टर गुलेरिया, बैक टू स्क्वायर वन कह सकता हूँ। पिछले साल यही महीना था, मार्च अप्रैल, आज हम अप्रैल में हैं। हम शायद सबसे ज़्यादा पीक था तब, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर आप मुझे सुधारें, 97,000 मैक्सिमम केसेस थे सितंबर के महीने में, वो पीक था। लगा था हम 1 लाख टच कर लेंगे, लेकिन हम नहीं करा। 97,000 लास्ट था। ये तो अभी हो गए सर 82, अभी 82,000। बिल्कुल, मेरा ये मानना है, मेरे को डर ये है कि इस दफ़ा जो पीक है वो पिछले वाले पीक से ज़्यादा हो सकता है। हम 1 लाख को क्रॉस कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारे जैसे केसेस बढ़ेंगे
तो हॉस्पिटल पे भी स्ट्रेन बढ़ेगा, हॉस्पिटल एडमिशन्स बढ़ेंगी। अभी ही हमारे बेड्स एकदम भरने शुरू हो गए हैं और जैसे और केसेस बढ़ेंगे तो ये एक बहुत गंभीर स्थिति होगी, क्योंकि हमें कोविड के पेशेंट्स को भी देखना पड़ेगा और जैसे जैसे क्राउड्स बढ़े हैं तो नॉन कोविड केयर भी एकदम बढ़ गया है। तो हॉस्पिटल में तो दो टाइप के क्राउड शुरू हो गए हैं, कोविड के और एक दूसरे जो नॉर्मल पेशेंट्स के क्राउड होते हैं, इसलिए हॉस्पिटल पे बहुत ज़्यादा आजकल स्ट्रेन पड़ना शुरू हो गया है। मतलब 21 में 20 से भी बड़ा खतरा कह सकते हैं। बिल्कुल, ये बात मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि 20 के मुकाबले में 21 में हमारे पास 2-3 फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि हमने पिछले साल में कुछ सीखा है मैनेजमेंट के बारे में, हमारी केस फर्टिलिटी कम हुई है कि अब हमें बेहतर आइडिया है कि कैसे कोविड इन्फेक्शन को ट्रीट करना है, जो हमें पिछले साल नहीं पता था और हम काफ़ी हद तक नई दवाइयाँ ट्राई कर रहे थे, उसमें काफ़ी हद तक अब क्लैरिटी है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास अब वैक्सीन है जो हम दे सकते हैं लोगों को, जो पिछले साल नहीं थी, और इसलिए अगर हम वैक्सीन को जितना जल्दी आगे बढ़ाएंगे तो उससे एक तो सीवियर इलनेस कम होगी, क्योंकि लोगों को प्रोटेक्शन मिलेगी, और जिन लोगों को वैक्सीन मिली है वो हम उम्मीद करते हैं और हमें पता है कि उनको सीवियर इलनेस नहीं होगा, उन वैक्सीन के साथ प्रोटेक्शन मिलेगी जिससे आईसीयू में नहीं जाना पड़ेगा या डेथ्स नहीं होंगी। लेकिन उस वैक्सीन के साथ साथ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो हमारे केसेस एकदम 1 लाख 2 लाख तक पहुंच जाएंगे और फिर हमारे हॉस्पिटल पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ना शुरू हो जाएगा। डॉक्टर गुलेरिया, आपने वैक्सीन का जिक्र किया, मैं ईमानदारी से एक सवाल अभी पूछ रहा हूँ, क्योंकि शायद दुनिया के 14 मुल्क ऐसे हैं जहाँ 18 साल से ऊपर सभी को वैक्सीन दी जा रही है, सबको वैक्सीन दी जा रही है जो भी 18 साल से ऊपर है। हमारे यहाँ अगर अलार्मिंग सिचुएशन है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, तो हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? हमारे यहाँ 45 साल से ऊपर को दी जा रही है, दुनिया में 18 मुल्क हैं 18 ईयर्स अबव वैक्सीन, हम क्यों नहीं कर रहे हैं वो चीज़, या करनी चाहिए? तो उन मुल्क और हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा अंतर है, और वो अंतर है हमारी आबादी। अगर हम 18 साल से उम्र वाले लोगों की बात करें तो वो लगभग 97 करोड़ के करीब है। अगर हम कहें लगभग 1 बिलियन के करीब है, तो हमें 2 बिलियन डोजेस चाहिए होंगे सब लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए, क्योंकि 2 डोजेस लगते हैं। इतने डोजेस अगर हम सारे दुनिया के वैक्सीन भी मिला के यहाँ पे ले आएँ तो भी शायद इतने डोजेस नहीं होंगे। तो हमें ये समझना चाहिए कि क्योंकि हमारी आबादी इतनी ज़्यादा है, हमें इतने ज़्यादा डोजेस चाहिए। अभी भी अगर हम 45 साल से ज़्यादा उम्र से ज़्यादा लोगों की बात करें तो वो कोई 37 से 40 करोड़ लोग बनते हैं, तो 80 करोड़ डोजेस हमें चाहिए, 800 मिलियन हो गए। तो इतने डोजेस अगर हमारे पास नहीं हो तो हमें एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए पड़ेगी जब तक ये डोजेस नहीं अवेलेबल हो। मैं यही चाहूँगा कि सारों लोगों को 18 साल से उम्र से जो भी सब हैं उनको वैक्सीन जल्दी से जल्दी लगे, क्योंकि हमारे पास यही एक हथियार है जिससे हम अपनी मोर्टेलिटी भी कम कर सकते हैं और हम वायरस को फैलने से रोक सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति ना हो कि हम 18 से 25 साल वाले सब वैक्सीन लगा लें और जो बुजुर्ग लोग हैं 45 साल से ऊपर या कोमॉर्बिडिटीज वाले हैं वो पीछे रह जाएं और उनमें डेथ ज़्यादा हो जाए, तो ये भी ठीक बात नहीं होगी। इसलिए थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। अगर हमारे पास ज़्यादा डोजेस वैक्सीन के हों और कंपनीज भी आ जाएं या और हम डोजेस एक्वायर कर पाएँ तो हमें इसको और खोलना चाहिए। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 18 साल से उम्र बड़े लोगों को वैक्सीन लगनी चाहिए। जैसे जैसे वैक्सीन का अप्रूवल बच्चों में आता है तो बच्चों में भी लगाना शुरू करना चाहिए, क्योंकि तभी हम ये फील करेंगे कि हम स्कूल खोल सकते हैं और हमारे जो बच्चे हैं वो सुरक्षित रहेंगे। आपने बच्चों का जिक्र किया, उसी से जुड़ा सवाल, क्या बच्चों को ज़्यादा हो रहा है इस बार कोरोना? कई रिपोर्ट्स हैं नवजात बच्चों को हुआ है, बच्चों को ज़्यादा हो रहा है क्या कोरोना इस बार? कोरोना जो इस बार अभी हम जो डेटा आ रहा है वो यंगर एज ग्रुप में ज़्यादा हो रहा है। यंगर एज ग्रुप में यानी कि जो टीन्स हैं या 20 से 30 साल की उम्र वाले लोग हैं, बच्चों में भी कोरोना हो रहा है, क्योंकि बच्चों में कुछ हद तक इससे पहले हम उनको प्रोटेक्ट करके रख रहे थे, घर के अंदर रख रहे थे, बहुत ध्यान रख रहे थे। अब इतने वो प्रिकॉशंस नहीं रखे जा रहे और बच्चों में अभी तक इतनी इम्यूनिटी नहीं है। एक अच्छी बात यह है कि बच्चों में जो वायरस है वो माइल्ड इलनेस करता है और इसलिए बच्चों में रिकवरी भी जल्दी होती है, वो इन्फेक्शियस रहते हैं, पर बच्चे जो हैं ज़्यादातर आईसीयू में नहीं पहुंचते और डेथ रेट जो है बच्चों में बहुत कम है। ये डबल म्यूटेंट कोरोना वायरस क्या है सर? ये कहा जा रहा है ये और ज़्यादा डेंजरस है, डबल म्यूटेंट कोरोना वायरस। हाँ, डबल म्यूटेंट कोरोना वायरस जो रिपोर्ट हुआ है उसमें जैसे हम म्यूटेंट्स की बात कर रहे हैं
कि हर एक जो वेरिएंट्स है उसमें कुछ म्यूटेशंस होती हैं जिसके कारण वो नया वेरिएंट बनता है। तो अगर डबल म्यूटेंट में दो जो म्यूटेंट्स हैं वो इकट्ठे हो जाएं और उनमें वही वाले जो म्यूटेशन हुआ है वो एक ही वायरस में आ जाएं, तो उसको हम एक तरह से डबल म्यूटेंट कह सकते हैं। ये एक नाम ही है, इसका ये मतलब नहीं कि वो कोई नया वायरस बन गया है, उस कोरोना वायरस ही है लेकिन उसमें और ज़्यादा म्यूटेशंस हो गई हैं। और हम ये जानते हैं कि जो हम पुराने वाले स्ट्रेन्स की बात कर रहे हैं, जो वेरिएंट्स बने हैं, चाहे हम यूके वेरिएंट की बात करें, उसमें कई ज़्यादा म्यूटेंट्स बने थे, म्यूटेशंस हुए थे जिसके कारण वो एक नया वेरिएंट बना था। लेकिन ओवरऑल वो अभी भी कोरोना वायरस ही है। जो नए म्यूटेंट्स बनते हैं उसमें हमें जो चिंता रहती है वो 3-4 चीज़ों की चिंता रहती है। एक तो ये चिंता रहती है कि ये म्यूटेंट जो बना है ये ज़्यादा इन्फेक्शियस तो नहीं है, जैसे यूके वेरिएंट है, कि वो ज़्यादा फैलता तो नहीं है और लोग एकदम सारे मोहल्ले में सब लोगों को इन्फेक्शन कर देगा। दूसरी चिंता ये रहती है कि ऐसा म्यूटेंट तो नहीं है जो ज़्यादा विरुलेंट है, ज़्यादा सीवियर इलनेस कर सकता है। जिसको भी हुआ उसको बहुत सीवियर निमोनिया हुआ, वो एकदम आईसीयू में पहुंच गया और मृत्यु दर एकदम हमारा बढ़ गया। तीसरा जो हम वेरिएंट की बात करते हैं वो जिसको इम्यून एस्केप मैकेनिज्म हो जाए, जिससे या तो वैक्सीन का असर कम हो या जिनको पहले इन्फेक्शन से इम्यूनिटी मिली है वो कम हो जाए और री इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाए। अभी जो डबल म्यूटेंट की बात कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी ऑल्दो एक ये नया म्यूटेंट है, अभी तो कोई ऐसा डेटा नहीं है वो जो ये कहे कि इसके कारण डेथ्स ज़्यादा हो रही हैं, कि ये वैक्सीन बिल्कुल काम नहीं कर रही इसके अगेंस्ट, या अब बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस हो गया है। ये पॉसिबिलिटी है कि ये इन्फेक्शियस ज़्यादा है, ज़्यादा फैल रहा है, जैसे यूके वेरिएंट ज़्यादा फैल रहा है और इसलिए हमारे केसेस एकदम बढ़ने शुरू हुए हैं। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई लोग इस वक्त ट्वीट भी कर रहे हैं, वो एक सवाल कुछ लोग पूछ रहे हैं कि ये डेंजरस कम है ये और संक्रमण का रेट मतलब फैल तेजी से रहा है लेकिन उतना डेंजरस नहीं है, उतना हॉस्पिटलाइजेशन फैटिलिटी रेट उतना नहीं है। ये फैल तेजी से रहा है लेकिन खतरनाक कम है, कैसा है? अभी तक जो डेटा आ रहा है उसमें ऐसे ही लग रहा है कि जितने हमारे केसेस बढ़े हैं उसके साथ साथ जैसे 6 महीने पहले एडमिशन्स बढ़ी थी उतनी अभी तक नहीं बढ़ी हैं। लेकिन ये एक गलत धारणा भी हो सकती है क्योंकि हमें ये पता है कि जैसे जैसे म्यूटेंट फैलेगा, और हम अभी यही बात कर रहे थे कि यंगर एज ग्रुप में अभी ज़्यादा है, तो जैसे वायरस यंगर एज ग्रुप में होगा तो वहाँ पे सिवियरिटी इलनेस कम होगी, लेकिन यंगर एज ग्रुप से ये वायरस फिर आगे उन लोगों में फैलेगा जो बुजुर्ग हैं, जो एल्डरली हैं या जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, और उनमें हमें पता है कि सीरियस इलनेस भी ज़्यादा होगी और मोर्टेलिटी भी ज़्यादा होगी। तो डर यही है कि अभी फर्टेलिटी कम है, अभी हॉस्पिटल एडमिशन्स रिलेटिवली कम है, पर जैसे जैसे हम ये केसेस बढ़ेंगे, 1 लाख से ऊपर पहुंचेंगे, तो उसी के हिसाब से फिर और जो ओल्डर एज ग्रुप है या कोमॉर्बिडिटीज वाले हैं उनमें भी इन्फेक्शन होना शुरू होगा और हमारे हॉस्पिटल रेट्स फिर बढ़ना शुरू होंगे। तो इस बात की हमें अभी भी चिंता है। बस सर, मेरे 2 छोटे सवाल हैं क्योंकि ब्रेक पर जाना है। आपका समय इतना ही, आपने इतना ही समय दिया था। एक सवाल और आपसे 2 सवाल ले रहा हूँ जल्दी जल्दी। एक तो लॉकडाउन को लेकर, क्या फिर से लॉकडाउन लगना चाहिए कि देश लॉकडाउन होगा तभी कोरोना लॉक होगा? नंबर 1। नंबर 2, वैक्सीन लगा ली तो सेफ है ना? तो पहला प्रश्न का सवाल तो ये है कि लॉकडाउन जो है पूरे देश में लॉकडाउन तो मुझे अब मुश्किल लगता है। हमें ये देखना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं और जहाँ जहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्लस्टर्स बन रहे हैं, कि एक ही एरिया से बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, उस एरिया को हमें कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर करना पड़ेगा। वहाँ पे एक मिनी लॉकडाउन टाइप की सिचुएशन करनी पड़ेगी जी, सब लोग वहाँ से बाहर ना जा पाएँ, सारे लोगों की वहाँ पे टेस्टिंग हो, ट्रैकिंग हो, आइसोलेशन हो, जो पॉजिटिव हैं उनको आइसोलेट करें, जो क्लोज कॉन्टैक्ट है उनको क्वारंटाइन में रखें, और सब लोग और उस लॉकडाउन को कुछ दिनों के लिए रखें जिससे हम ये कह पाएँ कि इस एरिया से अब इन्फेक्शन जो है ख़त्म हो गया और यहाँ से और किसी और एरिया में नहीं फैल सकता। तो उस टाइप का कंटेनमेंट जोन या हम कहें माइक्रो या मिनी लॉकडाउन की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन बड़े स्तर पे कि हम पूरे देश में लॉकडाउन करें शायद उससे इतना फ़ायदा नहीं होगा। रही बात वैक्सीन की, वैक्सीन से आपको जब आप 2 डोज वैक्सीन के लगा लोगे और उसके 2 हफ्ते बाद आपकी बॉडी में अच्छी इम्यूनिटी आ जाती है। इम्यूनिटी आपको प्रोटेक्शन देता है डिजीज़ से, यानी कि आपको ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन नहीं होगा, आप आईसीयू में नहीं जाएंगे, हॉस्पिटल के एडमिशन के चांसेस बहुत कम हैं और बहुत माइल्ड इन्फेक्शन होगा और आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन वो डिजीज़ से हमें प्रोटेक्शन नहीं देता। डिजीज़ का ये मतलब हुआ
कि हम किसी व्यक्ति जिसको कोविड है उसके संपर्क में आए तो हमारे नाक और गले में इन्फेक्शन हो सकता है, थोड़ा बहुत वहाँ पे वायरस रेप्लिकेट कर सकता है, माइल्ड से हमें डिजीज हो सकती है और हम एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं, लेकिन हम औरों को इन्फेक्शन दे सकते हैं। तो वैक्सीन हमें इन्फेक्शियसनेस से नहीं बचाएगा, हमें माइल्ड सी इलनेस होगी या एसिम्प्टोमेटिक रहेंगे, और हमारे आसपास जिनको वैक्सीन नहीं लगा है उनको सीवियर इलनेस हो सकता है। इसलिए वैक्सीन लगाने के बाद भी 2 गज की दूरी, मास्क लगाना जरूरी है, अपने लिए नहीं, अपने और जो निकट वाले परिवार के सदस्य हैं और जो हमारे मित्र हैं उनके लिए जरूरी है, क्योंकि हम उनको इन्फेक्शन दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुलेरिया, आपने समय निकाला जी न्यूज़ के लिए। पूरे देश ने आपको सुना। एक चीज़ जो मुझे समझ में आई कि मिनी लॉकडाउन की ज़रूरत है, कंटेनमेंट जोन अगर उस तरह के बना दिए जाएं, पूरे देश में लॉकडाउन तो नहीं, लेकिन डॉक्टर गुलेरिया का मानना है कि हाँ, हो सकता है मिनी लॉकडाउन की संभवतः ज़रूरत पड़े आगे चल के। ये एक बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है।